ख़वातीन हज़रात, दिल की बात जब करनी होती है तो अपनी ही ज़ुबान में बेहतर होता है कि बात। और आज मैं ये ऑडियंस देखकर मुझे 1964 की वो गवर्नमेंट कॉलेज की सेंटिनियल सेलिब्रेशन याद आ रही है, जब 100 साला तकरीबात मनाई गई थी पहली मरतबा। तो वो मेरा आखिरी साल था गवर्नमेंट कॉलेज में बतौर एक लेक्चरर के। गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने 1956 में दाखिला लिया था। 6 साल मैंने बतौर स्टूडेंट गुजारे, एमए किया, बीए ऑनर्स किया, मास्टर्स किया। दोनों में ऐसी पोजीशन मिली कि मुझे रोल्स ऑफ ऑनर मिले। और उसके बाद फिर 1961-62 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ था। और उस ज़माने में इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और मैंने बहुत हिस्टोरिक डिबेट्स प्रिजाइड की थी हाउस ऑफ कॉमन स्टाइल, जिसमें बिलखसूस 2 डिबेट्स ऐसी थी। एक तो थी वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। एक तो ये थी, उस वक्त ख़वातीन का जो एक इम्पोर्टेंस थी वो उभर रही थी, और उससे आगे चल कर आज ख़वातीन हमारे शाना बशाना खड़ी होकर कौमी मफादात के लिए और कौमी डेवलपमेंट्स में रोल प्ले कर रही हैं। दूसरी तकरीर जो थी उसका टॉपिक था कोका कोला इज़ बेटर देन लस्सी। ये 2 कल्चर्स के दरमियान एक मुबाहिसा था, और जो मॉडर्न कल्चर था उसकी सदारत तर्जुमानी कर रहे थे तारिक अली ख़ान, मशहूर तारिक अली ख़ान, और उसकी मुखालफत कर रहे थे उसके वालिद मज़हर अली ख़ान। तो ये 2 सिविलाइजेशंस का टकराव था, और बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी ओपन एयर थिएटर में। खैर, ये तो वाक़यात हुए। तो 6 साल के बाद जब मैं मास्टर्स कर लिया तो 2 साल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया पॉलिटिकल साइंस में। मेरे प्रिंसिपल होते थे पहले प्रोफेसर सिराज, फिर प्रोफेसर मंजूर हुसैन, और बड़ी हस्तियां थीं। और फिर डॉक्टर अजमल मेरे वक्त नहीं थे, लेकिन मेरे उस्ताद ज़रूर थे। मैंने साइकोलॉजी उनसे पढ़ा था। मेरे उस्ताद थे डॉक्टर अब्दुल हमीद हुआ करते थे हिस्ट्री के, और अमजद भट्ट होते थे उस वक्त के ज़माने में, उस्मान गनी होते थे। तो बड़ी तारीख़ी शख्सियात थीं, और वो आज भी मेरे दिल पर उन सब के नाम लिखे हुए हैं। बल्कि मैं अभी जो किताब लिख रहा हूँ उसमें मुकम्मल एक चैप्टर गवर्नमेंट कॉलेज के उन दिनों का है जिन्होंने कहा। और एक मैं वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ड्रामेटिक क्लब का मैं मेंबर होता था, लेकिन मुझ में वो जो एक्टिंग का मसला है उसमें मैं इतना तेज़ नहीं होता था। तो मुझे फिर वो प्रेसिडेंट होता था सखी सरवर सुल्तान, उसने प्रॉम्प्टर बना दिया था कि मैं बैठ के एक एक्टर जो ड्रामा करते थे तो उनको मैं, उनकी कोई गलती हो जाती थी, मैं पीछे पर्दे के पीछे प्रॉम्प्टिंग किया करता था। तो अंग्रेज़ी की डिबेटें होती थी। एक दिन नईम ताहर थे हमारे सीनियर, उन्होंने वो ताज के दामाद भी थे, तो उन्होंने और मैंने फ़ैसला किया कि गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक क्लब में एक उर्दू का ड्रामा होना चाहिए। तो हमने फिर ज़फ़र समदानी से, एक फ़्रेंच ऑथर है मोलियर, उनका ड्रामा था, जो वो फिर उसको तर्जमा करवा कर, लेकिन प्रोफेसर सिराज मान रहे थे। वो कहते थे कुछ अच्छे लोगों से पहले आप मुझे क्लियरेंस लेके दें। तो हमने वो करके तो फिर की, तो पहली मर्तबा फिर उर्दू का ड्रामा गवर्नमेंट कॉलेज की स्टेज पर उस वक्त शुरू हुआ। फिर मैं जल्दी से बयान कर दूं, वक्त कम है, कि जब मैं फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली मैंने 64 से मैं पब्लिक सर्विस ज्वाइन की। देखिए मेरी पब्लिक सर्विस 62 में शुरू होती है, और मैं 2002 में रिटायर हुआ हूँ। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए ये मुद्दत 40 साल की मुद्दत है जो मैंने इस मुल्क की खिदमत के लिए वक़्फ़ की। और जब मैं फ़ॉरेन सेक्रेटरी था, ये एक वाक़या ऐसा है जो मेरे ख़्याल में ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। अपने समर मुबारकबाद साहब तशरीफ़ ले गए हैं। पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनाने में सारा सेहरा तो इन साइंसदानों का है, डॉक्टर AQ खान, समर मुबारकमंद और इनके जो साथी होते थे। लेकिन 1990
8 में मई 11 और 13 मई को इंडिया ने धमाके किए और हमारे लिए चैलेंज पैदा कर दिया था, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी धमाका करने की। हमारी जो अहलियत थी वो हमने इस्टेब्लिश कर दी थी ज़िया-उल हक़ के ज़माने में कि हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। मगर जब इंडिया ने 2 धमाके किए तो उसने कोशिश ये की थी कि पाकिस्तान को साबित किया जाए कि इनके पास अहलियत नहीं है, तो हमें धमाका करना था। मगर बदकिस्मती से जो उस वक्त हमारी हुकूमत में हमारी काबीना के 95% वज़ीर जो होते थे वो उस वक्त के वज़ीर आज़म को कहा करते थे, मियाँ साहब ना करना, मर जावांगे, क्योंकि उनको अमेरिका का डर इतना था कि अमेरिका हमें ज़िंदा मार देगा। और अमेरिका ने दबाव बहुत लगाया, प्राइम मिनिस्टर को हर रोज़ टेलीफोन किया करता था। जब एक दिन मैं 12 बजे दफ्तर में बैठा था, 27 मई की रात थी, मुझे टेलीफोन आता है GHQ से। DG मिलिट्री ऑपरेशंस थे, जनरल मैं अब नाम भूल गया। तो उन्होंने फ़ोन किया कि सर हमें मुसीबत पड़ गई है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि इंडिया और इसराइल की स्क्वाड्रन्स खड़े हैं इंडिया के अड्डे पर और उन्हें हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करना है, तो आप कुछ कीजिए। तो मैंने उस रात दुनिया को जगा दिया। सबसे पहले मैंने इंडियन हाई कमिश्नर को समन किया अपने दफ्तर में और उसको बताया कि ये बात हो गई है, हमें खबर मिली है और अगर ये दुरुस्त है तो जाओ अपनी हुकूमत को कह दो कि हम डिप्लॉयड हैं और तुम फिर अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनइमेजिनेबल मैग्नीट्यूड के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद मैंने अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाया, उसको भी समन किया, उसको बताया कि ये हालत है, तुम इसराइलियों को रोको। तीसरा मैंने चाइनीज़ एम्बेसडर को बुलाया और वो बेचारा रात के 1-1:30 बजे पजामे में ही आ गया। तो वो उसको मैंने कहा कि देखो इसराइली प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे यहाँ बीजिंग में बैठा है, तुम उससे पूछो कि इसमें कितनी सदाकत है। और फिर मैंने सेक्रेटरी जनरल को फ़ोन किया, जो कोफ़ी अन्नान थे, उनको बताया कि तुम मुदाखलत करो, कोई अग्रेशन ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। मैंने अपने सफ़ीर को जो न्यूयॉर्क में था उसको कहा CNN पे लाइव जाओ और कहो कि ये ख़तरा है ताकि प्रीएम्प्ट हो सके। सुबह 7 बजे मुझे हर जगह से जवाब आ गया कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत है, कोई ऐसा नहीं होगा। तो मैंने सुबह 7 बजे 8 बजे प्राइम मिनिस्टर को जगाया, उसको कहा कि चले, मैंने उसको लेके जाना था NDC में, वहाँ ले जाके एक लेक्चर करवाना था। वहाँ पर गया तो जो नौजवान फ़ौजी थे, अफसर थे, वो सब कहते थे डू इट नाउ। 17 दिन गुजर गए थे उस दिन और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। तो जिस वक्त वो मीटिंग ख़त्म होती है, नवाज शरीफ को पसीने आए हुए थे, तो मुझे और जनरल करामत जो आर्मी चीफ थे, दोनों को हमें कहा नवाज शरीफ ने कि तुसी मेरे नाल आ जाओ, तुसी मेरे नाल आ जाओ। हमें वो दफ्तर ले गया, मैं उनकी गाड़ी में बैठ के, जहांगीर करामत अपनी गाड़ी में, वहाँ जाके इस तरफ जनरल जहांगीर करामत बैठ गया, इस तरफ मैं बैठ गया। जनरल साहब अब क्या करना है? तो उन्होंने जो उनकी पोजीशन थी, उन्होंने कहा कि फ़ैसला आपका है, हम तैयार हैं, हमने सारी तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं, आपने फ़ैसला करना है। बस ये याद रखिए कि कीमत बहुत अदा करनी पड़ेगी। जो चीनियों ने भी हमें यही कहा था कि बड़ी मुश्किलात पड़ जाएंगी। तो बहरहाल जहांगीर करामत ने जिस तरीके से कहा कि तुमने फ़ैसला करना है, लेकिन मुश्किलात पाकिस्तान को बहुत होंगी। उसके बाद मुझसे कहने लगे, मियाँ साहब, शमशाद साहब की करिए। उनका हमेशा मुझसे सवाल होता था कि हुण की करना है। उस दिन कहा हुण की करना है। मैंने कहा सर ये जो हमारी सर्वाइवल और आज़ादी, इसकी कोई कीमत नहीं है, आपके पास कोई चारा नहीं। और शाम को रिज़ल्ट न्यूक्लियर हो गया। तो इस तरह पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत बन गया और मेरे लिए आज का दिन बहुत ही कीमती दिन है। इसी वास्ते मैं अपने जज्बात से, मेरे अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं शुक्रिया अदा कर सकूं असगर जैदी का। ये जब से आए हैं मैं इनको मॉनिटर कर रहा हूं कि किस तरीके से ये असली गवर्नमेंट कॉलेज को रिवाइव करते हैं और इन्होंने 3 सालों में इस कॉलेज को, वो कॉलेज उस GC को बना वहाँ पहुँच गए हैं जो असली GC हुआ करता था। GCU बना के बहुत गलती की थी, लेकिन मैं अब इनको कह नहीं रहा कि आप दोबारा GC बन जाएं। ये GCU में शायद खुश हैं, लेकिन
ये है, इन्होंने जीसी वाली जो ट्रेडिशंस हैं वो रवायात ज़िंदा कर दी हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो सिलसिला शुरू किया है कि मुल्क में ओल्ड रावियन जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है या लाइफ टाइम अचीवमेंट्स की है, उसकी रिकग्निशन का सिलसिला करके ये नौजवान नस्ल के लिए एक इंस्पिरेशन का रास्ता मुहैया किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। सारे